प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को किया संबोधित। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत्य शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने निगरानी और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए गठित किया कार्यबल। और सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए भी यात्रा करते आए नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने को कहा। अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस अभियान में स्कूली बच्चे, अर्धसैनिक बलों के जवान, पुलिस और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। इस बारे में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक लोगों को अपने अपने घरों में झंडा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जी का संदेश हर घर तिरंगा को घर घर तक पहुंचाया। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान द्वारा आज जन जागरूकता रैली निकाली है। हमारे स्कूल के बच्चे और हम चाहते हैं हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा। स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य और अध्यापक भी लोगों को झंडा फहराने की अपील कर रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत्य शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल की जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 73 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे अचिंत्य शेवली ने आज स्वर्ण पदक जीत लिया है।
20 वर्षीय अचिंत ने स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय भारोत्तोलन दल अब तक 6 पदक हासिल कर चुका है। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लाल रिनुंगा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर को रजत पदक मिला। पदक तालिका में एकमात्र कांस्य पदक गुरु राजा पुजारी ने जीता है। शेवली के स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये सब मेडल जीतने के साथ साथ आगे और आशाएं खुली हैं कि और ज़्यादा मेडल भविष्य में जीतेंगे। आज लोकसभा में माननीय स्पीकर महोदय ने और सभी सांसदों ने भारत के खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है और सबकी आशाएं और बढ़ी हैं कि और मेडल भारतीय खिलाड़ी जीतेंगे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर अचिंत शेवली को बधाई दी है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में अचिंत शेवली ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया और तिरंगे का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि शेवली ने पहले प्रयास की असफलता से तुरंत उबरकर पहला स्थान हासिल किया। वे इतिहास रचने वाले विजेता हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राज्य सरकार की गौठान और गोधन न्याय योजना की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे श्री राजन ने कल रायपुर जिले के ग्राम नवागांव में स्थित आदर्श गौठान का निरीक्षण किया और वहां महिला समूहों द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने श्री राजन को बताया कि वे जैविक खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, सामूहिक सब्जी उत्पादन, तेल आसवन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि गतिविधियों से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी वे वर्मी और सुपर कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रही थीं। श्री राजन ने गौठानों के संचालन में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 8,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 16,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल 16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,33,65,890 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 220 नए मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,457 हो गई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 7.3% हो गई है। वहीं देश में मंकी पॉक्स संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने निगरानी और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को कोविड की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में लोगों को टीका लगाने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों पर भी जाकर लोगों को टीके लगाने प्रेरित कर रही हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। 60 साल वालों को टीकाकरण डोज लगाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और हमने प्रारंभ भी कर चुके हैं। आज अभी हमने सारे बीओ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हम लोगों ने सबको फिर से कैसे पॉलिसी किस तरह से बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने डिफरेंट ब्लॉक लेवल पे हर जगह छोटी यूनिट में फिर से पहले वैक्सीनेशन टीम बनाई है। पर अब जैसे कहीं भी सोशल गैदरिंग हो रही, चाहे मंदिरों में हो, चाहे मस्जिदों में हो, चाहे जहाँ भी हो सोशल गैदरिंग में, चाहे भाट बाजार में हो, हम लोग इसको एक तरह प्रचार कर रहे हैं जिससे लोग पता चल रहा है कि हम प्रिकॉशन डोज अब हम दे रहे हैं, लोग लगवा भी रहे हैं और डेली के लगभग जो टारगेट है 2 से 3 हज़ार हम लोग रख रहे हैं। आज की डेट में जैसे आज सोना 640 थर्ड डोज प्रिकॉशन डोज लगवाया, चिरमी ने 200 लगाया, हमने पूरा डेली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोविड रोधी बूस्टर डोज निःशुल्क लगाने शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों में भी किया जा रहा है।
सावन माह के तीसरे सोमवार को आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं कांवड़िए भी नदियों का जल लेकर यात्रा करते दिखे। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी से कांवड़ियों का दल जल लेकर देव बलौदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों के इस दल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। झांकियों के साथ निकली इस कांवड़ यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। भिलाई पहुंचने पर यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जोरदार स्वागत किया और फल तथा जूस का वितरण किया। यात्रा के पूर्व कांवड़ियों ने नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा के संयोजक डोमेन परगनिया ने बताया कि 27 किलोमीटर की ये यात्रा कर ये दल देव बलौदा पहुंचेगा। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। हर साल हम ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कोविड के कारण हम रुक गए थे। यह हमारा द्वितीय वर्ष है। जय हनुमान सेवा वाहिनी हम अपने शहर की जनता की खुशहाली के लिए ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं और यहाँ से हम चल के 27 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके देव बलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में हम जलाभिषेक करके जनता की खुशहाली के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए हम ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि देव बलौदा के प्राचीन मंदिर से देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। हम सभी श्रद्धालुओं के साथ जय हनुमान सेवा वाहिनी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे प्राचीन मंदिर देव बलौदा, जहां से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था जुड़ी है, यहाँ से सभी कांवड़ यात्री वहां पहुंचेंगे शाम को और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं कबीरधाम जिले से लेकर मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक बोल बम और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कबीरधाम जिला प्रशासन ने कांवड़ियों की मूलभूत सुविधाओं, उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। बारिश कम होने से प्रदेश के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। महासमुंद जिले में तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर जिले में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को याद कर रहे हैं। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए। राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया। राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमनालाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था। 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए।
गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया। आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।